नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में कुछ डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, लेकिन भारत में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले और 483 मौतें दर्ज हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तीसरी लहर की तैयारियों की बजाय उसको रोकने पर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन सरकार का दावा और वादा है कि साल के अंत तक 60% जनसंख्या का टीकाकरण हो जाएगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हर रोज लोगों को 46 लाख लोगों को वैक्सीन लगे, और ये अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में कोरोना के कारण इन 1.5 सालों में जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है, उसको रिवाइव करना अपने आप में एक चुनौती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अपने आप में एक चुनौती है, और साथ ही तीसरी लहर का जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए क्या हम कितने तैयार हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है, मैं जल्दी से उनसे परिचय करवा दूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मदनजीत कौर सोहोता से, जो कि मेंबर जज हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चंडीगढ़ से, साथ ही एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे के शारदा जी से, जो कि एमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही प्रेसिडेंट हैं फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन चंडीगढ़ से। और नलिन आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सोहोता मैं आप ही से करना चाहूंगी। तीसरी लहर की बात हो रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में कुछ डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन की जो गति है उसमें एक रफ्तार अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं हम। और ऐसे में अगर तीसरी वेव भी आती है तो दूसरी वेव में हम सब जानते हैं कि कितनी जानों का नुकसान हम झेल चुके हैं। ऐसे में क्या तीसरी लहर के लिए भारत तैयार है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक बड़ी बड़ी चुनौती है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये बड़ा सोच का विषय है कि जो पहली 2 लहरें आई हैं उसमें हमने बहुत लॉस उठाया है, जान का, माल का, काम का, हर तरफ से हम घाटे में गए हैं। लेकिन जो थर्ड है, विच इज़ एमिनेंट, सभी कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कितने तैयार हैं, आई एम डाउटफुल। बिकॉज सबसे पहले तो ये है कि जो वैक्सीनेशन है उसका रेट ही बहुत कम है। जितनी हमारी भारत की जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर आप देखिए, हम अपने सराउंडिंग में या सोनिया जी देखें, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, जैसे बच्चे हैं, तो उनका तो बिल्कुल वो अनप्रोटेक्टेड हैं। उनके लिए अब तक हमने कह ली कि छुआ भी नहीं है उनको, अगर ये कह लें तो यादकथनी नहीं है। तो ऐसी वजह में जैसे कहते हैं कि जो थर्ड जो वेव है वो मोस्टली यंगस्टर्स को ज्यादा वो इफेक्ट कर सकती है। तो हमारे लिए यहाँ इतनी बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ हमें उसके लिए क्या प्रावधान करने चाहिए, वो हमें सोचने के साथ साथ इनएक्शन भी होना चाहिए। देखिए, जो हमारा वैक्सीनेशन रेट चल रहा है, अभी भी जो करवा रहे हैं कई जगह पे दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। जिनकी फर्स्ट डोज, एक हमारे प्रोफेसर थे, एक फर्स्ट डोज हुई तो सेकंड के टाइम पे तो कहते दवाइयाँ खत्म होगी। तो इसके लिए यहाँ सरकारों को, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको संजीदा होने की ज़रूरत है। वहाँ इसकी अवेयरनेस तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है, बताया जा रहा है उसके प्रिवेंशन प्रिकॉशंस के लिए। लेकिन उसके लिए थर्ड वेव के लिए कितने तैयार हैं, वो तो बहुत हमारे लिए सोच का विषय नहीं, एक चैलेंज है हमारे लिए। क्या हम उसको कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि इसके लिए सीरियस जो है तैयारी की ज़रूरत है। दिन रात उसकी प्रिवेंशन की और उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। नहीं तो ये ना हो कि हम उससे भी जैसे घाटा पहले उठाया है कहीं उससे ज़्यादा ना हो जाए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेने की भी ज़रूरत है। एजुकेटिव इज नॉट इनफ अनलेस वी गो फॉर द प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके लिए काफी जरूरत है। जी, चलिए, इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं, जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनसे लगातार ये सवाल हमारे पास आता रहता है कि हेल्पलाइन नंबर जो है, क्योंकि बहुत से सवाल शंकाएं अभी भी लोगों के बीच में हैं, तो अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि पंजाब का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 104। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक इसे नोट भी कर लें। हरियाणा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8558893911। इसे हम लगातार अपने मॉनिटर स्क्रीन्स पर भी फ्लैश कर रहे हैं। चंडीगढ़ के हेल्पलाइन नंबर है 9779558282। और इसके साथ ही अगर हम सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो वो भी नोट कर लें 011
23978046। इससे हम समय समय पर लगातार मॉनिटर स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे, ताकि कोई भी अगर सवाल और शंका कोविड-19 से रिलेटेड आपके मन में है तो इन पर कॉल कर अपनी शंका का जो समाधान है वो ले सकते हैं। कृष्ण शारदा जी, आपसे मेरा सवाल है कि अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। पहले तो पहली और दूसरी वेव में हम देख रहे थे कि लोगों में कुछ हद तक एक डर था, इसलिए हम लोग जो कोविड प्रोटोकॉल था उस नियम का पालन करवाने में थोड़े सफल रहे। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिल स्टेशंस पर लोग लगातार जा रहे हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लिया और एक चिंता जताई है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या कारण है कि लगातार जो है केसेस है उनमें कुछ हाल देखा जा रहा है? ऐसा जैसे मैडम श्रोता ने कई बातें बताई जी, लेकिन जो हमारे में अपने आप में अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी भी जी, क्योंकि जो लोग इंजॉय करने के लिए वो जैसे इस इंतज़ार में थे कि हमें कैसे छूट मिले और हम भागें। जी, अभी पिछले दिनों हमने देखा इधर मनाली, कुल्लू, शिमला गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग जैसे अभी जेल से छूट के आदमी जाता है जैम लगी हुई थी ऐसे वो भाग रहे थे वहाँ पर। लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि इससे हमारा नुकसान क्या है, जी, आने वाली पीढ़ी को क्या नुकसान हो सकता है इससे। जी, सब सिर्फ हमारी इंजॉयमेंट ही नहीं लाइफ है कि हम इंजॉय करें, बिल्कुल, वो भी ज़रूरी और है, का भी ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले अपनी सेहत ज़रूरी है। जी, जब हमारी सेहत ही नहीं ठीक होगी, हम ठीक ही नहीं रहेंगे जी। तो इंजॉय क्या करेंगे जब। बिल्कुल, तो उसमें हमने कई बार देखते हैं डिस्कशन भी आती है, आपने भी आज बड़ा अच्छा ये मुद्दा रखा है। तो बल्कि मैं तो ये चाहूँगा आप जैसे दूरदर्शन है, रेडियो वाले हैं इनको चलती हैं, इनमें भी ये प्रोग्राम रेगुलर आने चाहिए बिल्कुल, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए। जी, और ख़ासकर जो हमारा यूथ है उसमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी, जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी देखता हूँ कई बार वो इकट्ठे होते हैं, कईयों के मास्क ही नहीं लगा होता। जी, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो हमारे से जो बड़े हैं कह लो या हम जैसे ही हैं, जब हम इकट्ठा होते हैं किसी जगह पर, जैसे कोई रैलियां हो जाती है, इवन पॉलिटिकल रैलियां भी, जी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई भी हो चाहे, जी, लेकिन वहाँ भी मैं देखता हूँ कोई किसी के मास्क नहीं लगा होता, कोई दूरी नहीं होती उनकी। बिल्कुल, सैनिटाइज़र का तो मतलब ही नहीं कोई साथ लेके गया होगा जो सैनिटाइज करेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तब अब जैसे अभी स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, बच्चे हमारे घरों में बंद हैं, जी, फिर कई बार आ जाता है स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन स्कूल खुलने लगे हैं तो उन्हें जाके क्या उनको हमने मैसेज देना आगे जाके। जी, तो ये थोड़ी बड़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की कि हम बच्चों को समय समय पर इसका बताएं भी, इनसे। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि यूनिवर्सिटीज में खास करके, क्योंकि इस तरीके से देखा जा रहा है कि क्योंकि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं तो वहां पर यूनिवर्सिटी में जो है ज्यादातर बच्चों में अनदेखी देखी जा रही है। हालांकि जो स्कूली बच्चे हैं उनमें फिर भी वो ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल वो एक कोविड प्रोटोकॉल को मैं एक लगातार और जो है इसमें वो follow सोनिया कर रहे हैं। कहना चाहूँगा, स्कूलों कॉलेज की तो बात है, इवन जो मैं यहाँ तक भी कहूँ जो हमारे NGOs हैं कई अच्छे जी। उनको भी ये मैसेज देना चाहिए। वो मीटिंग्स करें चाहे कैसे भी करें, कई वर्चुअल आजकल प्रोग्राम होते हैं, उनके थ्रू मैसेज दें। NGO का खाली मतलब नहीं है कि हमने कोई NGO बनाई तो उसमें बस काम किया अपने हो गया, लेकिन ये सोशल मैसेज भी जाने चाहिए कि कैसे करना है। जी, बेसिकली तो ये किसी को पता ही नहीं था ये बीमारी आनी है, बिल्कुल, 100 साल बाद, पूरी सदी के बाद एक आई है बीमारी। और हम इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल अगर नहीं ले पंजाब सकते। यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ की भी बात करें तो हाल ही में जब यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया, वहां पे बच्चे बहुत आम तौर से देखा जा रहा था कि लोग जो हैं वो नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या भी है। मैं आप पर आना चाहूंगी नलिन आचार्य जी। हम जैसे कि शारदा जी भी बात कर रहे थे कि लोगों में एक मास्क उतारने की बेचैनी है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम दूसरी लहर में हमने देखा इतनी परेशानियों से पूरा देश गुजरा है, इतनी जानें हमने कमाई, 4 लाख से ज़्यादा जो है फर्टिलिटीज़ हम देख चुके हैं, और अब तीसरी लहर की बात हो रही है, वैक्सीनेशन अभी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में ये बेचैनी क्यों है? आपको क्या लगता है कि एक सामाजिक कुछ कारण है इसके पीछे, या फिर लोग तंग आ चुके हैं, उनके काम ठप हो चुके हैं? इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? क्यों जैसे कि वो कहते हैं कि जो अथॉरिटी में लोग हैं उनमें भी ये जो है नेग्लिजेंस देखी जाती है। नहीं, ऐसी नेग्लिजेंस तो कई जगह देखने को मिली है। पीछे जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो अपना सुखना लेक के ऊपर लोगों ने जाना शुरू किया, वहाँ पे विदाउट मास्क घूम रहे थे लोग, प्रशासन ने उसके चलान शुरू किए। चंडीगढ़ में कई जगह अब भी चलान वाला सिस्टम शुरू हुआ है। ये बेचैनी
एकदम जो बीमारी आई, लोग इसके लिए यूज टू नहीं थे। तो उनको इसके लिए यूज टू करने के लिए सरकार ने अभियान चलाया, चलान की प्रक्रिया शुरू की। तो ये एक हमारी जो ये कोरोना वाली जो बीमारी है, एक जो आपदा आई है, मास्क जो है वो एक हमारी इस बीमारी को रोकने का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन लोग इसको उतार के फेंक रहे हैं, इसका पालन नहीं कर रहे। जैसे पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं, जैसे शिमला में पिछले दिनों बढ़ रहे थे कि 16,000 गाड़ियां एक दिन में ही चली गई वहां पे, और माल के ऊपर और दूसरी जगह रिज के ऊपर लोग विदाउट मास्क घूम रहे थे। तो मतलब ये एक दूसरे को बीमारी देने वाला काम है, इससे बीमारी खत्म नहीं होगी। तो हमें ये चाहिए कि इस चीज का पालन करते रहना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन का है जो चल रहा है चंडीगढ़ में, तो फिर भी बहुत सिस्टमेटिकली ये काम चल रहा है। बाकी जगह पे ये प्रॉब्लम अभी है। तो चंडीगढ़ जैसे जो शहर है, इसको ही हम पूरी तरह वैक्सीनेट कर दें तो भी एक उदाहरण देश के लिए जाता है, बिल्कुल पैदा हो सकता है। अब अगर वैक्सीनेशन की भी बात करें तो जो लोगों ने वैक्सीन ले भी ली है, पहला डोज ले लिया है, उनमें भी एक अनदेखी देखी जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये बचाव हो रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये एकमात्र बचाव है। पूरे तरीके से जो है आपका बचाव कोरोना से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सावधानी की जरूरत है। इससे पहले कि अगला सवाल लें, हम कुछ लोगों की बाइट सुन लेते हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, अगर वो किस तरीके से दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता है लेकिन ज्यादा लोग इसको अभी भी इस ड्राइव का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। इनको सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और वैक्सीनेशन के लिए आज मैं आया हूँ, जो कि इस वक्त कोविड की इस वक्त सबसे ज़्यादा महामारी है और इसका मेन इलाज वैक्सीनेशन ही है। सो आई थिंक हर आदमी को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट अपने आप को करा लेना चाहिए, तो ही हम हर्ड इम्यूनिटी के तरफ पहुँचेंगे और हम कोरोना से जीत पाएंगे। मेरा नाम रोहित कुमार है और उम्र 33 साल है और कोविशील्ड लगवाई अभी आधे घंटे पहले ही, और पहली डोज लगवाई है। सबको नॉर्मल है, सबको लगवानी चाहिए और हमें कोरोना से लड़ने के लिए सबको लगवाने, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम कुलदीप है, मैं नए गांव से यहाँ पे सारंगपुर में वैक्सीन लगाने आया हूँ और ये मेरी फर्स्ट डोज है और हमें सभी को ये वैक्सीन लगानी चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। इससे हम इस रोग से छुटकारा पाएंगे और हर एक व्यक्ति को आके वैक्सीन लगानी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और ये हम सबके लिए सेफ है। मेरा नाम संगीता है और हम यहाँ नया गांव से सारंगपुर में वैक्सीन लगाने आए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पेन होता है। हम सबको कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए और इस बीमारी से जल्दी हमें वैक्सीन लगा के छुटकारा मिले। मेरा नाम शिल्पा है और मैं यहीं से आई हूँ, ढकोली ज़रकपुर से। ये कैंप बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही यूज़फुल है। जो लोग अवेयर नहीं है उनको भी मैं अवेयर करना चाहूँगी कि कोविड वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, ये आजकल की ज़रूरत है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। सबको आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जी, डॉक्टर सोता, सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। लोग हालांकि काफी पॉजिटिव फील कर रहे हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम वैक्सीनेशन का वो जो लक्ष्य है कि रोज हम कम से कम 86 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, बहुत सी रीजंस है। एक तो ये है कि इतना स्कैटर्ड हमारा सिस्टम है, हर जगह पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप चंडीगढ़ का देखें, जितने स्लम्स है, कैन वी एंश्योर के वहां सबके हो चुका है? नहीं हो चुका। दूसरा है कि जो जैसे गैदरिंग होती हैं, किसकी वैसे तो हमने लिमिट कर दी, कोई डेथ होगी तो इससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होगा, शादी होगी तो इससे ज़्यादा होगा, तो पॉलिटिकल रैलीज का तो कहना ही क्या है, वो तो फ्री फॉर ऑल ही हो जाता है। ऐसा है हर एक सिटीजन जो है उसके लिए बिल्कुल उसको अपनी सेंसिटिव होना चाहिए कि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और क्या है कि जो वैक्सीनेशन जब हो जाता है, वो कहते हैं अब तो ज़रूरत नहीं, अब तो कहीं हम घूमें फिरें, मास्क की क्या, जब हम वैक्सीनेशन करवा लिया। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा काफ़ी लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई वैक्सीनेशन जस्ट ए प्रिवेंटिव मेजर दैट विल सेव यू फ्रॉम दिस डिजीज, नो डाउट। लेकिन ये नहीं है कि आप उसके आगे बिल्कुल प्रिकॉशन लेना बंद कर दिए। और दूसरा है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, वो कहते हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे तो हमारी दिहाड़ी जाएगी। मैंने खुद बहुत से लोगों को कहा कि भाई अगर तेरे को कोरोना होगा तो 2 महीने नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? तो वो दूसरा एक पढ़े लिखे वर्ग में भी ये है, किसी मेल मेंबर ने घर में करवा लिया, लेडी बोलती है अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ, कल को रोटी कौन बनाएगा? उनमें एक अभी भी भ्रम है कि पता नहीं अभी तो अच्छे भले घूम रहे हैं, वैक्सीनेशन करा के लेटना पड़ेगा, मैं तो बीमार की तरफ पड़ जाऊंगी।
तो ये जो बातें हैं ना, जो उनकी इनहिबिशंस है ना, उनको दूर करना भी ऐसे मीडिया प्रोग्राम से ज़रूरी है, जैसे बाखूब आप दिखा रहे हैं। दूसरा है कि जैसे हम जो कानून बनाते हैं, लिमिट लगाते हैं या यात्रियों पर करते हैं रेस्ट्रिक्शन, वो हम अमली रूप पे नहीं कर पा रहे हैं। उसको उसका नहीं लगाया मास्क, उसका फाइन भी है, चालान भी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं नहीं हो रहा है। इसका जो पालन होना चाहिए। और दूसरा जो रोल मॉडल हैं, जैसे हमारे ऑफिशियल्स हैं, गवर्नेंस में हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको खुद को रोल मॉडल बनना चाहिए, ताकि उनको देख के बाकी लोग कहें। शायद सख्ती की जरूरत है, सख्ती की भी जरूरत है, उनको खुद को जिम्मेदारी निभाने की भी जरूरत है अपनी। अगर हम हर व्यक्ति हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पब्लिक में ऐसे मूव करेंगे, बाकी जरूर देखेंगे, बिल्कुल जरूर उसका पालन करेंगे। अच्छा रोल मॉडल जो है वो क्रिएट होना चाहिए। और भी सवाल आपसे लेंगे डॉक्टर सोहता, लेकिन उससे पहले शारदा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से डॉक्टर सोहता भी कह रही हैं कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिस्ट्रिक्शंस की बात हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनलॉक में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया गया है और थिएटर को खोल दिया गया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर एक सिंगल एंटिटी में कुछ नहीं हो सकता, लोग वहां इकट्ठा होंगे, वहां पर आकर पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कशंस होंगी। ऐसे में अब दोबारा से चेक एंड बैलेंसेस वहां पर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ा सरकार इंतजार कर सकती थी इस फैसले के लिए, क्योंकि तीसरी वेव का खतरा लगातार बना हुआ है और ऐसे में अगर हम स्कूल्स को दोबारा से रीओपन कर देते हैं तो बच्चों पर एक बड़ा खतरा है। ऐसा है, सरकार कई बार चाहती भी है जी, ऐसी बात नहीं भी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती जी। वो चाहती है भी अभी हम रुकें, लेकिन हमारे जैसे लोग आगे जाके कोई एजिटेशन करने लग जाता है, कोई कुछ करने, अगर वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे कोई चीज़ को खोलना चाहते हैं तो जैसे दूसरी संस्थाएं वो शुरू हो जाती, ये खोला तो ये क्यों नहीं खोला जी। तो वो इसलिए कई बार सरकार को अंडर प्रेशर भी कई काम करने पड़ जाते हैं जी। जैसे मैंने चंडीगढ़ में देखा है, कई बार व्यापार मंडल वाले हैं जैसे वो कोई चीज़ को खोलेंगे, वो कहेंगे हमारा तो वो खोल दिया, हमारा क्यों नहीं फिर खोलते जी। तो लेकिन ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, जब तक हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, भी हम अवेयर खुद नहीं होंगे तो दूसरों को भी अवेयर करेंगे जब हम खुद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, सेल्फ को अपने आप को। तो जब तक जैसे ये मैडम ने बताया, मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे ये पोलियो ड्रॉप्स का था सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम इसमें आना चाहिए जो हालात इस समय बने हुए हैं। घर जाके लेकिन उसमें भी एक वक्त लग गया था, मुझे लगता है यहाँ पर भी शायद वक्त लग जाएगा। नहीं, वक्त का ऐसा है जैसे अब नया शुरू किया चंडीगढ़ में, इन्होंने बसेस में शुरू किया, बना दिया वहाँ भी, जैसे एक सेक्टर में है जैसे कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर चले जाएं, कम्युनिटी सेंटर में वो एरिया कवर हो जाएगा जल्दी। लेकिन बात फिर वही है, हमारे पास इंजेक्शन वो डोजेज भी तो होना, बिल्कुल। अगर डोजेज ही नहीं होंगी तो हम देंगे क्या? इसी को लेकर मेरा सवाल है नलिन हजारा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है अभी वो समय आ गया है जहां पर सरकार को मल्टीपल वैक्सीन को अप्रूव कर देना चाहिए ताकि तीसरी वेव को रोका जा सके, और दूसरी बात की जो वैक्सीनेशन ट्रायल्स अब चल रहे हैं बच्चों के लिए, उनकी एफिकेसी पर भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है मैडम कि वैक्सीनेशन के जो और कंपनीज हैं जो उनको अप्रूव करके मार्केट में भेजना चाहिए, जिससे इस वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको जल्दी जल्दी, जैसे शारदा जी ने कहा कि पोलियो ड्रॉप की तरह घर घर जाके भी ये प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। लेकिन वो सरकार उसकी बंदिशों को खत्म करे, तभी सीरियसली इस मामले को खत्म किया जा सकता है। अब तीसरी लहर की बात है, अभी मैं पढ़ रहा था केरला में और नॉर्थ ईस्ट में अभी सेकंड वेव खत्म नहीं हुई, तीसरी भी शुरू होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे इतने मामले आने शुरू हो गए। तो अब वो जब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा, तो उससे पहले हमें ये वैक्सीनेशन वाला जो प्रोग्राम है इसको हमें पूरी तरह कर लेना चाहिए। इसके ऊपर हमें सख्ती से विचार करके और इसको सख्ती से लागू करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और इसको कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, बहुत जरूरत है इसके ऊपर। लैक्सिटी जो है वो बहुत कॉस्टली हमें पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सोहता, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, इस पूरे कोरोना काल में डिजिटल माध्यम के जरिए कोशिश की गई कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच पाए, उसके बेहिसाब चुनौतियां हमारे सामने थी और हम सब ने देखी भी हैं। लेकिन अगर ऐसे में अब हालांकि अब खुल गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन
इन सालों में बच्चों में जो एक चेंज इन एटीट्यूड देखा गया, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात हो, उनका बिहेवियरल चेंज की बात हो, उसको लगता है कि आपको उसको ओवर करने में अब बहुत वक्त लग जाएगा? बहुत ज़्यादा। आपने राइटली यू हैव चूजन द क्वेश्चन। देखिए, जो बच्चे हैं वो तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली इतने वो डिस्टर्ब हुए हैं ना, तो उनको बैक टू नॉर्मलसी लाना पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एक चुनौती बन गया है। यहाँ तक आपने बात कही है सोनिया जी डिजिटल की, देखिए कितने लोगों के पास ये फैसिलिटी थी, कितने लोग पढ़ पाए हैं। पेरेंट्स खुद कहते हैं कि हमारे पास तो देखो, जैसे एक मदर है, वर्किंग मदर है, टीचर है, उसने क्लास भी ऑनलाइन लेनी है, उसके बच्चों ने भी ऑनलाइन पढ़ना है, तो उसके पास इतना कहीं नेट नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं चल रहा है, कहीं क्या है कि जैसे क्लासरूम में है कि टीचर के सामने स्टूडेंट्स बैठा है, उसका पता उसकी रिसेप्टिविटी का। वो बच्चे क्या थे कि बहुत से पेरेंट्स कहते थे कि वो अटेंडेंस लगा के मैडम का लेक्चर चलता रहता है, वो कार्ड्स खेलने लग जाते हैं। बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस दौरान में। और दूसरा है कि बैक टू नॉर्मल लाने के लिए बच्चों के मन में भी एक डर है कि हम स्कूल इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम बार बार कहते थे आप बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है, क्योंकि बाहर चुनौती है। देखो, हमने तो कह दिया, उनको डरा दिया, लेकिन बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है इनसाइड, तो उसको उस दोबारा वहीं पे लाने के लिए उसको हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी है, बच्चों का नुकसान इतना हुआ कि बच्चा बहुत सोशली लर्न करता है टीचर के पास जाके, अपने फेलो जो उसकी पर्सनल स्किल है वो बहुत ही उनका नुकसान हुआ है। और बच्चे, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं ये चिड़चिड़े हो गए हैं, लड़ाई करते हैं, खुद में भी झगड़ा करते हैं, कहना नहीं मानते। ये जो बातें हैं, हमें ये बहुत सीरियस इश्यू है सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए। इन्हें ओवरकम करने के लिए हमें पेशेंस भी चाहिए, टीचर्स को भी एजुकेट करना चाहिए। जब स्कूल खुल रहे हैं तो उनको जो पेरेंट्स हैं उनको भी उनका साथ देना चाहिए। ये सभी तरफ से मिलजुल के, और जो सिविल सोसाइटी है उनका रोल भी बड़ा जबरदस्त है। बच्चे भी शायद इस पैंडेमिक के लिए इंट्यून नहीं थे, जैसे कि हम सब अगर कारोबार की बात करें, टूरिज्म की बात करें, वर्ल्ड ओवर ये जो बात हुई है, हमें किसी को ख्वाब में भी ख्याल नहीं था। 20 मार्च को बहुत जरूरी है कि हम पहली और दूसरी लहर से अब सबक लें। सोनी, 20 मार्च को जब पहली बार लॉकडाउन, हमें लगता कि एक दिन के लिए, संडे के लिए, तो नेक्स्ट डे हम जाएंगे, तो वो तो एकदम ही अनअवेयर कॉट हुए। दूसरे जो क्षेत्रों में भी जो प्रभाव पड़ा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे चर्चा में। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपने आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बारे में। शारदा जी, आपसे मेरा सवाल है कि जब कोरोना की बात होती है, तमाम क्षेत्रों पर, व्यापार में, कारोबार में, टूरिज्म में, स्पोर्ट्स में और खासकर शिक्षा पर जो इसका असर दिखाई दिया है, इसके अलावा जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ा है बहुत ज़्यादा गंभीर है और चिंताजनक भी है, क्योंकि बहुत से लोग आइसोलेशन में इस दौरान रहे हैं और उनके काम ठप हो गए, तो कई लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। यंगस्टर्स खासकर उनकी बात करें, लोगों के काम ठप पड़ गए हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है आने वाले समय में। हो सकती नहीं, ये हो चुकी है जी। क्योंकि ऑलरेडी कई बार हम जैसे सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कई तो ऐसे बच्चे हैं या यूथ है या बिजनेसमैन है, उन्होंने सुसाइड कर लिया इसी चक्करों में, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, खासकर डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे मैडम ने बताया कि वो जब आगे स्कूल जाते थे, बड़ा दिनचर्या बड़ी अच्छी होती थी, कुछ घंटे वहाँ करके होते थे, फिर आके होमवर्क करा, फिर खेले,
अब खेलने के लिए भी नहीं जाने दे सकते उन्हें, क्योंकि वहाँ बच्चे इकट्ठे होंगे, क्या पता क्या हो जाए। हम घर में ऐसा माहौल बनाया होता है और बच्चे खुद भी दहशत में हैं। और बिजनेस का तो मैं ये कहूँगा भी इतना बुरा हाल हो गया है, हमारा यूथ इस समय बिल्कुल खाली हो गया, नौकरियाँ बिल्कुल है नहीं, जो थी वो ख़त्म हो गई हैं, बिजनेस सबके ठप हो गए हैं। कई हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जहाँ चंडीगढ़ में जो महीने का करोड़ों रुपए का बिजनेस था, अब उनका लाख का भी नहीं रहा। तो उन्होंने कैसे आगे, इसी तरह नौकरियां ख़त्म हुई जा रही हैं। और जो खासकर जो गरीब घरों में लड़कियां या लेडीज़ या जेंट्स जो भी काम करते थे, उन्हें खाने के लिए मुश्किल हो गई थी। वो इसलिए कि जब हम घर में उन्हें घुसने ही नहीं देते थे, जब वो आएंगे काम करेंगे तभी हम उसकी पेमेंट करते थे। लेकिन उसमें से भी कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो उनको करती थी भी इनका कोई राशन पानी कुछ कर दें। जैसे मैं कहना चाहूँगा, हमारी एक संस्था और है आचार्य कुल की, हमने कुछ फैमिलीज अडॉप्ट की थी। तो मैं इसीलिए बार बार कहता, जो NGOs हैं उनको थोड़ा आगे आना चाहिए, कुछ ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करें जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनकी मदद करें किसी न किसी तरह से। ऐसे किसी को राशन दिला दें, किसी को कुछ करें। तो क्योंकि इस समय माहौल ऐसा है, हम सरकार पे डालते हैं, सरकार ठीक है हमारे से टैक्स भी लेती है। अब आप देख लीजिए पेट्रोल का रेट है, ये क्यों बढ़ा है? कारण तो यही है, वो सरकार से जब कोई बात करते हैं वो कहते हैं हम खर्च कहाँ से करें, ये कोरोना की वजह से हमारा खर्च ही इतना हो गया है। तो लोग कहाँ से खर्च करें? वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी जो है उसको झटका लगाए। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ जागरूकता ही नहीं है, एक साझी प्रयास की, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि लोगों को भी सामने आने की जरूरत है और एक एम्पैथी दिखाने की जरूरत है जिन लोगों का काम ठप हो चुका है। जी नलिनाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से शारदा जी भी कह रहे हैं कि काम ठप हो गए हैं, तो कोरोना काल में आजीविका भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों के जो काम ठप हो गए, खास करके अगर हम माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पे, और जो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स थे, नया नया बिजनेस शुरू किया था, अगर हम मीडिया की भी बात करें, बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट रहे जिनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ऐसे में आपको लगता है बीच का रास्ता निकल कर सामने आना चाहिए? इसमें बीच का रास्ता तो अब क्या निकलेगा मैम, जब नौकरियों से निकाल दिए लोग, लोगों के धंधे बंद पड़े हैं और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इसका खतरा मंडरा रहा है। लोगों के काम, मतलब जो चल भी रहा है वो भी ऐसे चल रहा है कि वो अपनी आजीविका को पूरी तरह नहीं कर पा रहे। लोग, अब छटनी इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि लोग बेचारे, अब मैं एक पढ़ रहा था स्कूल की बसों वालों का क्या हाल है। एक स्कूल के बसों, उसने 6 बसें डाल रखी थी, वो अब सब्जी बेच रहा है। तो मतलब जिनका सारा, उन्होंने अपने जो 8 बसें डाल रखी थी उसमें 2 बसें उसने बेच के वो सब्जी वाला धंधा शुरू किया उसने। तो मतलब ये ऐसी जो बीच बीच में पढ़ने को मिलती है स्थिति, तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार के पास भी लिमिटेड साधन है, जिनके धंधे ठप हो गए उन्होंने भी कमा के ही देना था उनको। तो ये इसमें अब बीच में बड़ा देखने वाला ये टाइम है कि इसमें किस तरह इस चीज़ को हम निपटा सकें, इसको इस महामारी से हम कैसे निकलें और कैसे रोजगार को द्वारा रिवाइव किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, सवाल अपने आप में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजीविका को अगर हमें दोबारा से रिवाइव करना है, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो बीच का रास्ता शायद सीधे सीधे नहीं निकल के आता है, लेकिन सरकार भी अपने मोर्चे पर मजबूर है और लोग भी मजबूर हैं। ऐसे में एक ऐसा तरीका हो कि लोगों को कुछ भी अगर काम मिल सके तो बहुत उनके लिए एक बड़ी हेल्प हो सकती है। अब मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स आप तीनों से चाहूंगी। डॉक्टर सोहता, आप सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कि आपको लगता है तीसरी लहर को रोकने के लिए और ज़्यादा काम ठप ना हो, इससे पहले कि समय रहते, क्या आपको लगता है लॉकडाउन लगाना जरूरी है या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उन्हें ज़्यादा सख्त करने की जरूरत है? देखो, लॉकडाउन तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, इनफ इज इनफ। दूसरे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो लगी हुई हैं, लेकिन उनकी पालना जो है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहाँ तक रही आपकी बात कि सरकार भी मजबूर है, लोग भी मजबूर हैं, फिर तो मरने का ही रास्ता है, ऐसा नहीं है। बाहर के कंट्रीज में देखिए, लॉकडाउन उन्होंने भी वर्ल्ड ओवर लगाया है, लेकिन उन्होंने पर हेड लोगों को फटाफट, जिन्होंने फॉर्म भरा के मेरा काम चला गया, उनको उन्होंने रहने के लिए, खाने के लिए दिया है। गवर्नमेंट को भी अगर ऐसे पेंडेमिक आया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो सरकारें हैं उनको भी ऐसा बजट प्रोविजन रखनी चाहिए कि जिसको ज़रूरत है, क्योंकि
इनोवेटिव वेज ढूंढने की जरूरत है चाहिए, क्योंकि जीना तो है, हर एक ने रोटी खानी है जी, बिल्कुल, कम से कम उतना तो होना चाहिए। समय की बड़ी कमी हमारे पास। शारदा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लॉकडाउन लगना चाहिए या फिर रिस्ट्रिक्शंस को आगे कैरी ऑन करना जरूरी है, क्योंकि अब लोग बहुत लापरवाह भी हो चुके हैं? लॉकडाउन तो लगाना कोई हल नहीं है जी, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और बढ़ जाएगा वो काम, और जो यूथ है या लोग और भी हैं जो बिजनेसमैन है, टोटली ख़त्म हो जाएगा जी। जैसे मैडम ने कहा बिल्कुल सही है कि जैसे बाहर फॉरेन कंट्री में लोग उनको मदद की जाती है, ये होनी चाहिए। जैसे सरकार कहते हैं किसानों के खाते में हमने ये डाल दी, क्योंकि वो वोट बैंक देखते हैं, वोट बैंक नहीं देखना चाहिए इस समय हर आदमी वोट बैंक है, हर एक सिटीजन है, हर एक का राइट है, क्योंकि जो राइट टू फूड तो हर एक का है ना, खाना तो है हर एक ने। बिल्कुल, कुछ लोगों को जिनके पास है उन्हें भी आगे आना चाहिए, वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूँ एनजीओ को आगे आना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं को ज्यादा आने की बहुत जरूरत है। नलिन आचार्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, लॉकडाउन तो कोई अब रहा नहीं, इसका मतलब कि लॉकडाउन लगाकर हम सारा काम ठप कर दें जी। लेकिन इसके लिए रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हमें भी अपने आप को इसके लिए पालन करना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन है इनका पालन करना चाहिए। मास्क है, सैनिटाइजर है, और जो तरीके हैं, सोशल मीडिया है, सोशल जो डिस्टेंसिंग का जो बीच में है उसको हमें पूरी तरह पालन करके, और एकदम जैसे हम पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, एकदम सब कुछ खुल गया, इन चीज़ों को हमें थोड़ा अपने आप में ही रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए, तभी इसका हल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। हम मास्क पहन रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए भी कर रहे हैं। बिल्कुल, एक एग्जाम्पलरी कंडक्ट जो है वो पेश करने की जरूरत है। मैं लास्ट कहता हूँ, बहुत कम समय में जैसे हम कहते हैं जिन्होंने डोजेज ले ली हैं, वो ये ना सोचे भी हमने 2 डोजेज ले लिए, हम पूरे हम फ्री हो गए, बल्कि वो उनको और केयरफुल होना चाहिए और आगे लोगों को अवेयर करना चाहिए। बिल्कुल, अभी भी सावधानी ही जो है वही सावधानी बड़ी जरूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में आने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं, आप उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है और जरूरी है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, उसका पालन करें, उसके नियमों का, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें कि सावधानी ही जो है वो बचाव है। हम सब कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, क्या आप रख रहे हैं?